हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ। जो हमारे टॉपिक है वह है नागरिकता। भारत में हमें किस प्रकार नागरिकता मिलती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नागरिकता, जो नागरिकता है सबसे पहले नागरिकता के लिए अरस्तु ने बोला था। तो सबसे पहले जो भी नाम आता है उस किसका आता है, तो वो आता है अरस्तु का आता है। ठीक है। जो नागरिकता है वो भाग 2 के अंदर आता है। जो नागरिकता है हमारी अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया था। नागरिकता हमारी भारत की जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। जो अमेरिका की है, अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है। किसकी नागरिकता है? दोहरी, अमेरिका की। और अपनी की कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। जो नागरिकता है इसमें 7 बार संशोधन हो गया। 7 बार संशोधन हुआ। किसमें? नागरिकता में। कब कब हुआ, किस किस सन में हुआ, यही जानना चाहेंगे। तो यहाँ सन बताते मैं आपको। जो सन है 1986, 1992 में, इसके बाद 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। हो गया 7 बार संशोधन। 7 बार संशोधन हुआ है। जो नागरिकता है हमारी वो 5 प्रकार के हैं। नागरिकता जिसे हम कह सकते हैं भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार के हैं, मतलब 5 तरह से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जैसे जन्म पर आधारित। तो दूसरी है वह है वंश के आधार पर। जो तीसरी है वो पंजीकरण के आधार पर। चौथी है देशीकरण के आधार पर। जो 5वीं है हमारी वो है भूमि अर्जन के आधार पर। मैंने आपको बताया जो नागरिकता है ना, सबसे पहले जो नागरिकता के लिए बोला था तो वो बोला था सबसे पहले अरस्तु ने। तो इसका नाम भी किसका आता है? सबसे पहले अरस्तु का आता है। जो नागरिकता है भाग 2 के अंदर आती है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है।
जो भारत की जो नागरिकता है ना हमारी, वो एकल नागरिकता है, हमें स्वतंत्र रूप से नागरिकता मिली हुई है। जो अमेरिका की नागरिकता वो क्या है, दोहरी नागरिकता है। जो नागरिकता है 7वां संशोधन, मतलब इसमें 7 बार संशोधन हुआ है नागरिकता में, जो किस प्रकार 1986, 1992, फिर 2003, 2005, 2015, 2019 7 बार संशोधन हुआ है। नागरिकता भारत की जो हमारी नागरिकता है, या कह सकते हैं हम भारत की नागरिकता हमें 5 प्रकार से मिलती है। जैसे जन्म पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। और मैं आपको और आगे आपको बताती हूँ इनके बारे में, जन्म, वंश और पंजीकरण और देशीकरण और भूमि अर्जन के बारे में। जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता 1955 में पारित हुआ था, कब पारित हुआ था ये? जो नागरिकता है ना, वो भारतीय नागरिकता है जो हमारी 1955 में ये पारित हुआ था। और आगे बताती हूँ आपको। कौन कौन सी हमारी जो नागरिकता है, किस आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, किस आधार पर नागरिकता मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ये क्या है जन्म के आधार पर? जन्म के आधार पर यह था कि 26 जनवरी 1950, यहाँ सन लिख देती, सन 1950, सन 1950। तो जन्म के आधार पर नागरिकता, जिसे 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश आज़ाद होता 1947 को, अलग अलग राज्यों में बट गया, मतलब ये पाकिस्तान अलग उसमें और भारत अलग इससे। जो 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या 1950 में ये नियम कर दिया, 26 जनवरी 1950 में ये नियम था कि जो पाकिस्तान के जो महिला है, गर्भवती महिला हमारे भारत में आ सकती है, आके नहीं, जो भारत में आती है तो उन्हें क्या हो जाता है, मतलब वो प्रेग्नेंट होती है, फिर वो बच्चा हो जाता है उनका, तो उन्हें क्या मिल जाती थी, बाद में उस बच्चे को हमारे भारत में नागरिकता मिल जाती थी। इस प्रकार जैसे ब्रिटेन की महिला है, प्रेग्नेंट है और हमारे भारत में आई, जैसे कोई ताजमहल है या कुतुब मीनार है या चार मीनार देखने आती है, तो उनकी डिलीवरी यहाँ हो जाती है हमारे भारत में, तो क्या मिल जाती थी, उस वक्त उन्हें नागरिकता मिल जाती थी। जैसे पाकिस्तान को नागरिकता मिल जाती थी, तो इसका वो गलत उपयोग करने लग गए थे, तो इसे उपयोग करने की वजह से नहीं, इसमें संशोधन हुआ। जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1986 में। संशोधन 1986 में क्या था, तो इसमें संशोधन करने के बाद में माता या पिता भारतीय होंगे तभी उन्हें, तो उनके बच्चों को नागरिकता मिलेगी, बच्चों को नागरिकता मिलेगी। क्योंकि जन्म के आधार पर जो नागरिकता थी ना, एक तरह से नहीं गलत थी वो नागरिकता, जो पाकिस्तान इसका दुरुपयोग करने लगे और भी देश थे ऐसे करने लगे, तो फिर क्या करा इन्होंने संशोधन किया 1986 में, इसे बदलने की कोशिश करी थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कर दिया कि माता या पिता, तो इनमें से क्या हो, एक भारतीय हो, माता पिता या एक
भारतीय माता पिता में से के पिता भारतीय या माता भारतीय होंगी, तब ही उनके बच्चों को नागरिकता मिलेगी। ये थी हमारे जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा पॉइंट है हमारा वंश के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर क्या है ये वंश? वंश है जो पिता, जो है पिता, पिता का वंश चलता है। पिता का जो वंश चलता है, वंश के आधार पर हम कह सकते हैं ये पिता का वंश चलता है। जो वंश के आधार पर जो नागरिकता थी ना, इसमें ये बताया कि 26 जनवरी 1950 सन थी, जो सन 1950 में, इसमें भी यही नियम था। इसमें ऐसा नियम था कि जो पिता है ना, पिता के आधार पर ही बच्चों को नागरिकता मिलेगी। जब पिता के आधार पर ही नागरिकता मिलेगी तो महिलाएं सब सोचने लगी, सारी महिलाएं इकट्ठे होने लगी कि पिता के आधार पर ही नागरिकता क्यों मिलेगी बच्चों को? क्या हमारा उसमें कोई हक नहीं है? क्या हमारे बच्चों को हमारे आधार पर क्यों नागरिकता नहीं मिल सकते? तो सारी महिलाएं इकट्ठी हुई और सरकार से याचिका करी उन्होंने। तो वहाँ पे जाके नहीं, सन 1992 में संशोधन हुआ। 1992 में क्या सारी महिलाओं ने ये कहा कि जब पिता के आधार पर ही उन्हें बच्चों को नागरिकता मिलेगी, क्या माता का कोई अहम योग्य नहीं है? तो सब महिलाओं ने बोला कि माँ जो होती है वो भी तो अपने बच्चों पे एक अहम योग्य होती है, मतलब अहम महत्व होता है उनका, क्योंकि वो बच्चों को क्या करती है, 9 महीने रखती है, अपने दूध पिलाती है और उसके साथ साथ उन्हें बच्चों को शिक्षा भी देती है। तो उनका जो योगदान होता है एक तरह से माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जब 1992 में संशोधन हुआ तो उसमें ये नियम बना दिया कि माता और पिता के आधार पर ही नागरिकता मिलेगी। माता और पिता भारतीय होंगे, पर वो क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए, भारत में रह रहे हो भारतीय। माता या पिता भारतीय होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। जब बच्चों को नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। तो सारी महिलाओं की क्या जो भी उन्होंने अपील की थी एक तरह से नहीं, वो पूरी हो गई। तो अब पिता के साथ साथ क्या हो गया, माताओं को भी दर्जा देने लगे और नागरिकता मिलने लगी। तो संशोधन 1992 में माता और पिता दोनों को क्या है, भारतीय होने चाहिए, तभी जाके बच्चों को नागरिकता मिलेगी। तीसरा हमारा है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर क्या है ये पंजीकरण? यही सोच रहे होंगे। पंजीकरण, जो पंजीकरण है इसमें ये बताया कि कोई जो भारतीय, मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक रहेगा, जब ही उनको नागरिकता मिलेगी, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति विदेश चला गया हो, अगर कोई जो भारत का व्यक्ति हो, भारत का व्यक्ति विदेश चला गया हो, विदेश चला गया हो, क्या चला गया हो, विदेश चला गया हो, तब उसको भारत की 6 माह के लिए नागरिकता चाहिए होगी। या इस आधार पे ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष के लिए पंजीकरण,
एक वर्ष के लिए पंजीकरण, जिसे कहते हैं वाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन या नाम लिखवाना, दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कि इसमें ये बताया कि भारत का कोई व्यक्ति है पर वो विदेश चला गया हो, तो 6 माह के जो हमारे भारत में आएगा तो उसे 6 माह के बीच उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। या वो 1 वर्ष में पंजीकरण करवाना जरूरी है। जो कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो क्या करवाना होता है, उसे वाणिज्य दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कि कौन व्यक्ति अपने भारत में आ रहा है, कौन सा व्यक्ति जा रहा है। तो जो व्यक्ति आएगा वो 1 वर्ष में क्या करवाना है, मैं रिपोर्ट दर्ज करवानी है कि वाणिज्य दूतावास में व्यक्ति मतलब हमारे भारत में रह रहा है, तो इसको नागरिकता जल्दी प्राप्त हो। तो 6 माह के भीतर इसको नागरिकता प्राप्त होती है। 6 महीने के अंदर नागरिकता मिल जाती है, नागरिकता मिलेगी। इसके आधार पर और तीसरा है पॉइंट हमारा, विदेशी महिला हो, विदेशी महिला, विदेशी महिला भारतीय पुरुष से नहीं, भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती हैं, विवाह करती है तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी, उसे भी नागरिकता मिलेगी। इसमें ये बताया है कि अगर कोई विदेशी महिला है पर कोई भारतीय पुरुष है, उसने शादी कर ली उस विदेशी महिला से, नहीं करने के बाद उसे तो मिल गई भारतीय नागरिकता, मिल जाएगी उसे। तो वो महिला भी क्या होगी, हमारी भारतीय होगी। मैंने आपको बताया नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता हमारी कितने आधार पर है, 5 प्रकार। इसमें 3 बताया, जैसे जन्म के आधार पर, जैसे 26 जनवरी 1950 में संशोधन हुआ था। इसके जैसे जन्म के आधार पर बच्चा जन्म लेता है, जैसे पाकिस्तान में कोई महिला गर्भवती है और अपने भारत में आ जाती है तो उसकी डिलीवरी यहाँ हो जाती है, तो बच्चा यहीं पे जन्म ले लेता है, तो यही जन्म लेने के बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो इस तरह जो पाकिस्तान जो देश था वो इस भारत का दुरुपयोग कर रहा था, वो तो इसमें संशोधन हुआ 1986 में। माता या पिता इनमें से एक भारतीय होंगे तभी उनके बच्चों को क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। वंश के आधार पर नागरिकता जो 26 जनवरी 1950 सन, इस वक्त संशोधन हुआ 1992 में। इसमें यह था कि वंश के आधार पर, मतलब पिता के वंश के आधार पर ही बच्चों को नागरिकता मिलती थी। फिर जो सब माताएं थी, सब जो स्त्रियाँ थी, सब इकट्ठा हुई वहाँ पर, और उन्होंने ये एक तरह सरकार से या न्यायालय से अपील करी, बातें करी, तो उन्होंने जाके नहीं उनकी बातें सुनी। उन्होंने यही कहा कि क्या पिता के आधार पर ही नागरिकता मिल सकती है, क्या माँ का कोई योगदान नहीं होता? माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है, फिर उसे दूध पिलाती है, तो अहम जो योगदान होता है वो माँ का होता है बच्चों की ज़िंदगी में। तो इसलिए जब उनकी बातें उनको सही लगी तो उसमें संशोधन किया 1992 में। तो माता या पिता, इनमें से माता और पिता क्या होने चाहिए, पर भारतीय होने चाहिए, तभी जाके उन बच्चों को क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, कोई भी व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक रहेगा, 7 वर्ष तक वो रहेगा तो ही भारत की नागरिकता मिलेगी, ऐसा बताया इसमें पंजीकरण के आधार पर। दूसरा, जो भारत का व्यक्ति है, भारत का जो व्यक्ति है, क्या विदेश चला गया, कोई काम है उसे, तो वहाँ चला जाता है, तो वहाँ वो काम करता है, तो फिर वो भारत में भी आता है, तो 6 माह के भीतर उसे नागरिकता मिल जाती। पर किस आधार पर? वो पंजीकरण, 1 वर्ष में उसे पंजीकरण में रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है कि वो भारत से चला गया, विदेश में रह रहा है, तो एक तरह से रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। फिर जैसे भारत में वो आता है और पंजीकरण में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर उसे नागरिकता भारत की मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है कि विदेशी महिला, कोई विदेशी महिला है, अब कोई विदेशी महिला है, वो पुरुष से नहीं, जो भारतीय पुरुष से शादी कर लेती है, तो हमारी भारत की नागरिकता उसे वैसी मिल जाती है। तो अब अगला पॉइंट जो है हमारा है देशीकरण के आधार पर नागरिकता।
चौथा पॉइंट है हमारा देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। देशीकरण में यह है कि कोई विदेशी व्यक्ति या कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति व्यक्ति कोई विदेशी व्यक्ति ने अपनी विदेशी नागरिकता छोड़ दिया, विदेशी नागरिकता छोड़ देता है, चाहे क्या कर देता है वो, अपनी विदेशी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता छोड़ दी है और भारत के अपना लिया। विदेशी नागरिकता छोड़ देता है और भारत की नागरिकता मिल जाती है, उसे नागरिकता मिल जाती है। एक पॉइंट हो गया है क्या। जो देशीकरण के आधार पर यह है कि कोई विदेशी व्यक्ति है तो अपनी विदेशी नागरिकता क्या कर देता है, छोड़ देता है, तो उसे ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है 22 भाषाओं में से एक भाषा किसी भी व्यक्ति को आनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को आती है तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। आधार पर नागरिकता मिलती है। मैंने आपको बताया कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता की 22 भाषाओं में से 22 भाषा है हमारी, तो उसमें से एक भाषा भी किसी भी व्यक्ति को आती होगी तो उसे क्या, देशीकरण के आधार पर उसे नागरिकता मिल जाती है। जो पांचवा पॉइंट है हमारा भूमि अर्जन के आधार पर, भूमि अर्जन आधार पर भूमि अर्जन क्या होता है ये सोच रहे होंगे आप। जो भूमि अर्जन है, किसी व्यक्ति के पास जमीन हो अपना घर हो, उसे भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। अर्जन के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। ये मैंने आपको बताया देशीकरण के आधार पर कोई विदेशी व्यक्ति अपनी विदेशी नागरिकता छोड़ देता है तो भारत की नागरिकता उसे मिल जाती है। या 22 भाषाओं में से एक भाषाओं का क्या होना चाहिए, किसी व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, उसे आती हो तो ही देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाती है उसे। भूमि अर्जन के आधार पर पांचवा पॉइंट है जो हमारा, किसी भी व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, जमीन हो या अपना घर हो या भूमि खरीद रखी, जमीन खरीद रखी हो उसने, तो उसे आसानी से नहीं, हमें उसे क्या मिल जाती है, भारत की नागरिकता उसे मिल जाती है। अगला पॉइंट में अनुच्छेदों के बारे में बताती हूँ आपको। अनुच्छेद जो हमारे 5 से 11 है, 5 से 11 वर्णन है।
अनुच्छेद 5 प्रारंभिक नागरिकता की नागरिकता। प्रारंभिक नागरिकता के आधार पर उसे नागरिकता मिल जाती है, जैसे जन्म के आधार पर में माता या पिता एक भारतीय होने चाहिए, तभी जाके इसे क्या मिलेगी, नागरिकता। जो अनुच्छेद देते हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए हों। पाकिस्तान से भारत आए हैं। मतलब सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, अलग अलग विभाजन होंगे, तो इसमें जो भारत के जो नागरिक थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमें तो वापस हमारे भारत में ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे ही सब कुछ अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हम तो सिर्फ भारत में ही रहेंगे। अनुच्छेद 6 है जो पाकिस्तान से भारत आए 19 जुलाई 1948 को एक नियम बना दिया था, परमिट नियम बना दिया था कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो इसमें नाम दर्ज कराएंगे और पाकिस्तान जाएंगे तो इसमें नाम दर्ज कराएंगे। जो उससे पहले जो नागरिकता मतलब जो गए थे, जो भारत से पाकिस्तान में गए थे, वो तो क्या कहते थे, पहले तो आ गए तो उनके लिए कोई नियम नहीं था, लेकिन 1948 में नियम लग गया। उसके बाद वो भारत आए तो ये नियम मानने के बाद वो परमिट 6 महीने के अंदर उन्हें नागरिकता मिलती थी। 6 माह के अंदर नागरिकता मिलती थी। 6 माह के अंदर ही नागरिकता मिल जाते थे। अनुच्छेद 7 है जो अनुच्छेद जो 7 है हमारा, उसमें बताया गया है पाकिस्तान प्रयोजन। इसमें भी यही नियम था एक तरह से, नहीं तो 19 जुलाई 1948 को इन्हें भी 6 माह के अंदर नागरिकता देते थे। जो अनुच्छेद हमारा 8 है, हमारा वो है भारत से बाहर। अनुच्छेद जो 8 है, जो भारत से बाहर गए हों, भारत से बाहर चले गए हों तो उसे 6 माह के अंदर नागरिकता मिल जाते थे। अनुच्छेद 9 हमारा, जो अनुच्छेद 9 है हमारा, वो है स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता त्यागना तथा स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता से संबंधित था। जो अनुच्छेद हमारा 10 है, वो है विधि संसद से संबंधित था। जो अनुच्छेद 11 हमारा है, अनुच्छेद 11 संसद कानून से संबंधित कह सकते हैं हम। मैंने आपको बताया नागरिकता के बारे में। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक उसमें वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 5 है, भारत की नागरिकता है जन्म के आधार पर या माता या पिता में एक भारतीय होंगे तभी ही नागरिकता मिलती है। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 है जो पाकिस्तान से भारत आए हों, पाकिस्तान चले गए हो पर भारत में आना चाहते हैं तो उनको आने दिया जाए, पर किस आधार पर,
19 जुलाई 1948 परमिट के आधार पर उसमें नाम दर्ज करवाना था। यहाँ लिख देंगे हम नाम दर्ज करवाना पड़ता था। तो 6 माह के अंदर उन्हें जब नागरिकता मिलते थे भारत में। अनुच्छेद 7 है, ये भी इसी से पर आधारित है। पाकिस्तान प्रयोजन 19 जुलाई 1948, 6 माह के अंदर नागरिकता। अनुच्छेद जो 8 है हमारा, भारत से बाहर चले गए हों पर फिर क्या करते हैं, भारत से बाहर चले गए हो पर उसे 6 माह के अंदर ही नागरिकता मिल जाती है और भारत में वापस आते हैं तब। अनुच्छेद जो 9 है, स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता से के आधार पर उन्हें नागरिकता मिल जाती है। अनुच्छेद 10 है, विधि से संबंधित नागरिकता। अनुच्छेद 11 जो संसद से संबंधित कानून से संबंधित नागरिकता। आगे मैं आपको बताती हूँ कि जो नागरिकता है हमारी, वो कैसे ख़त्म होती है और किस आधार पर ख़त्म होती है। यहाँ लिख सकते हैं हम, भारत की नागरिकता किस आधार पर ख़त्म होती है, किस आधार पर समाप्त होती है। जो हमारे भारत की नागरिकता किस आधार पर ख़त्म होती है, तो पहला पॉइंट है, कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में नहीं रहेगा, तब भी एक तरह से नागरिकता ख़त्म हो सकती है। जो नागरिकता संविधान का यहाँ पे कह सकते हैं हम, संविधान का दुरुपयोग करेगा तब भी उसे भारत की नागरिकता ख़त्म हो सकती है। जो भारत की नागरिकता है, जो भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी करते हैं तो उससे नागरिकता छीन ली जाती है। जो नागरिकता है वो चौथा है हमारा, इसमें बताया कि जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में नहीं रहेगा तब भी एक तरह से नागरिकता छीनी जाती है। संविधान का दुरुपयोग करेगा तो नागरिकता छीनी जाएगी। भारतीय महिला विदेशी पुरुष से शादी करती है तो उससे नागरिकता छीनी जाती है। यहाँ कह सकते हैं, मतलब पाकिस्तान में कोई व्यक्ति जाकर मिल जाता है तो उससे भी नागरिकता छीन लेते हैं, नागरिकता छीन लेते हैं। यहाँ कह सकते हैं, स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना, स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग दो या किसी भी देश की व्यक्ति को नागरिकता मिलना
मिल जाएगी, मिल जाती है, मिल जाती है। तो भारत की नागरिकता छीन ली जाती है, छीन ली जाती है। मैंने आपको बताया कि जो नागरिकता है, भारत की जो नागरिकता है, किस आधार पर हमारी समाप्त हो सकती है कि जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में नहीं रहेगा तब भी उससे नागरिकता छीन लेते हैं। संविधान का दुरुपयोग करता है तब भी नागरिकता छीन लेते हैं। यहाँ कह सकते हैं संविधान का दुरुपयोग मतलब राष्ट्र ध्वज या राष्ट्र तिरंगे का अपमान करने पर अगर किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया हो, राष्ट्र ध्वज या राष्ट्र तिरंगे का अपमान करने पर भी उससे नहीं नागरिकता छीन ली जाती है, या संविधान का दुरुपयोग करेगा तो भी नागरिकता छीन ली जाती है। एक तरह से भारतीय महिला विदेशी पुरुष से शादी करती है तो उससे भी नागरिकता छीन ली जाती है। चौथा पॉइंट देखिए, जैसे पाकिस्तान में कोई व्यक्ति जाकर मिल जाता है, आतंकवादी बन जाता है या उसके साथ मिल के नहीं हमारे भारत को परेशान करता है तो उससे भी नागरिकता छीन ली जाती है। जो पांचों पॉइंट है, स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना, कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भी नागरिकता त्याग सकता है। छठा पॉइंट है, किसी भी देश की व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है, कब मिलती है, भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाती है। किसी भी देश की व्यक्ति को नागरिकता तब मिल जाती है, किसी भी देश की व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश की व्यक्ति को, मतलब कोई देश है और देश में जो कोई अपना मतलब कोई और देश है क्या कर रहा है, और देश है जो भारत के व्यक्ति को क्या कर रहा है, अपनी नागरिकता दे रहा है कि भाई मेरी नागरिकता ले लो, देश की नागरिकता। तो उसने जो नागरिकता ले ली, जो उस व्यक्ति ने उसे नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, उससे ले ली जाती है। ये मैंने आपको बताया नागरिकता, भारत की नागरिकता किस प्रकार है उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।